नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजीव कुमार राय, एंजॉय विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी में इमाइल दुर्खिम का, क्योंकि जिस समाजशास्त्र को अगस्त कांट ने शुरुआत किया था उसको वैज्ञानिक धरातल पर स्थापित करने का काम दुर्खिम ने किया है। इनको समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर के रूप में जाना जाता है। फ्रांस के विशुद्ध समाजशास्त्री थे और इन्होंने समाज को सर्वोपरि मानते हुए कहा कि समाज स्वतः स्फूर्त है, सुई जेनरिस है, स्वतः स्फूर्त और इसका उद्भव स्वतः होता है, या समाज का उद्भव स्वतः हुआ है। इन्होंने स्वतः उद्भव स्फूर्त कहा, सुई जेनरिस कहा। इसके बाद इन्होंने 1892 में समाज में श्रम विभाजन पर अपना पीएचडी पूरा किया। इनका जन्म 15 अप्रैल 1858 ईस्वी में फ्रांस के एपिनल नामक कस्बे में हुआ था। इनकी जो प्रमुख अवधारणाएं हैं उसमें समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत, सामाजिक तथ्य की अवधारणा, आत्महत्या का सिद्धांत, सामूहिक चेतना की अवधारणा, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा और धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत, ये महत्वपूर्ण इनकी अवधारणाएं हैं। और इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उसमें पहली पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, 1893 में पब्लिश हुई है। दूसरी पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो 1895 में पब्लिश होती है। तीसरी पुस्तक है द सुसाइड, जो 1897 में आती है। चौथी महत्वपूर्ण पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जिसमें धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूपों का उल्लेख किया है, 1912 में। इसके बाद उनके मरणोपरांत 1917 में उनकी मृत्यु होती है। मरणोपरांत भी उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों, 50 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं दुर्खिम की। कुछ पुस्तकें महत्वपूर्ण जो उनके मरणोपरांत भी प्रकाशित हुई हैं, उनमें एजुकेशन एंड सोसाइटी 1922, सोशियोलॉजी ऑफ फिलॉसफी 1924 और प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविल मॉरल्स 1957। इन महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना इमाइल दुर्खिम ने किया है। हम बात करेंगे दुर्खिम के महत्वपूर्ण सिद्धांत, समाज में श्रम विभाजन, जो उनके पीएचडी का मुख्य विषय भी रहा है। इसमें देखिए, सबसे पहले तो श्रम विभाजन की बात एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में किया था, लेकिन समाज में श्रम विभाजन का जनक दुर्खिम को माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है। उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि श्रम विभाजन का मुख्य कारण जनसंख्या घनत्व। उन्होंने कहा कि प्रारंभ में जनसंख्या कम थी, जनसंख्या घनत्व सीमित था, तो लोगों की आवश्यकताएं भी सीमित थी, इसलिए समाज में श्रम विभाजन की आवश्यकता महसूस नहीं की गई। लेकिन जैसे जैसे समाज में जनसंख्या बढ़ता गया, जनसंख्या घनत्व की स्थिति पैदा हुई, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई और आवश्यकता बढ़ने के साथ साथ श्रम विभाजन की आवश्यकता महसूस की गई। वो कहते हैं कि श्रम विभाजन एक सामाजिक तथ्य है, अर्थात व्यक्ति जो है समाज में व्यक्ति पर निर्भर नहीं है कि वो कौन सा कार्य करेगा, उसका कार्य समाज निर्धारित करता है। अर्थात व्यक्ति पर नहीं निर्भर है, समाज निर्धारित किया जाता है कि उसको कौन सा काम करना है और वो उस कार्य को करने के लिए बाध्य होता है। उनका कहना है कि श्रम विभाजन ही है जो समाज की सावयवी और यांत्रिक तथा सावयवी एकता को, या यूं कहे कि यह श्रम विभाजन ही है जो सावयवी एकता या औद्योगिक समाज में एकता को बनाए रखा है। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में जनसंख्या कम था, कार्य सीमित थे, इसलिए आवश्यकता नहीं थी, तो उन्होंने श्रम विभाजन को जनसंख्या घनत्व के साथ जोड़ करके देखने का प्रयास किया। का महत्वपूर्ण पुस्तक सिद्धांत है समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत। उन्होंने एकता के आधार पर समाज को दो भागों में बांटा है। एकता के आधार पर इन्होंने समाज को दो भागों में बांटा। एक को कहा यांत्रिक एकता और दूसरे को कहा सावयवी एकता। तो दुर्खिम का कहना है कि श्रम विभाजन अत्यधिक एक सरल प्रकार का था,
यांत्रिक समाज, समाज की शुरुआत जो आदिम और सरल समाज था, तो श्रम विभाजन बहुत न्यून मात्रा में था। और जैसे ग्रामीण जीवन, आदिम सरल जीवन, इस यांत्रिक एकता वाले समाज में लोग यंत्रवत समाज के नियमों कानूनों को स्वीकार करते हैं और वहां पर दमनकारी कानून लागू होता है। जहां पर कि यांत्रिक एकता का समाज है, वहां दमनकारी कानून की बात उन्होंने किया और कहा कि जो ग्रामीण और आदिम सरल समाज है उनमें यांत्रिक एकता देखने को हमको मिलती है। दूसरा, उन्होंने जो सावयव एकता की बात की है, इसमें उन्होंने कहा कि सावयव एकता में श्रम विभाजन का विशिष्टीकरण हो जाता है और विशेषीकरण हो जाता है आधुनिक, जटिल और जो औद्योगिक समाज है। उन्होंने कहा कि सावयवी समाज है, इसमें समाज में एकता सावयवी आधार पर देखने को मिलती है और यहाँ पर जो है प्रतिकारी कानून देखने को मिलता है। इस तरह से उन्होंने दो एकता के आधार पर समाज को दो भागों में बांटा, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता, और इन दोनों में उन्होंने दो प्रकार के प्रचलित कानूनों की बात की कि यांत्रिक एकता में दमनकारी कानून और सावयवी एकता वाले समाज में प्रतिकारी कानून लागू होता है। इसके बाद उन्होंने समाज का एक अन्य वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया है और वह है, एक अन्य वर्गीकरण उन्होंने समाज का प्रस्तुत किया है समाजों का वर्गीकरण प्रस्तुत करते समय उन्होंने समाज को चार भागों में बांटा है, चार भागों में बांटा है और कहा है जैसे सरल समाज, सरल समाज। इसके बाद दूसरा उन्होंने कहा कि बहुखंडित समाज, बहुखंडीय समाज। इसके बाद तीसरा उन्होंने कहा कि साधारण मिश्रित बहुखंडी समाज। साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज। और चौथा उन्होंने कहा कि दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज, दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित और तिहरे मिश्रित के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया, उसी प्रकार से एक अन्य वर्गीकरण समाज का दुर्खिम द्वारा किया गया है, जिसको उन्होंने समाज को चार भागों में बांटा और कहा कि पहला सरल समाज, दूसरा बहुखंडित समाज, तीसरा साधारण मिश्रित बहुखंडी समाज और चौथा दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज। जो सरल समाज था, उन्होंने कहा कि समाज का वर्गीकरण करके उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि समाज का विकास भी सरलता से जटिलता की ओर हुआ है और इस तरह से कहते हैं कि जो सरल समाज है, यहाँ लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, यह समाज का प्रारंभिक स्वरूप था। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो बहुखंडित सरल समाज है, इसमें जो घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाले लोग थे वह छोटे छोटे गांव में रहना शुरू किए, जैसे जनजातियां। तो उन्होंने कहा कि जब हम साधारण मिश्रित समाज की बात करें तो करें कि जब बहुखंडित समाज, जो छोटे छोटे जनजातीय गांव थे, वो बहुखंडित समाज जब मिल जाते हैं, ठीक है, और एक साथ रहते हैं, तो धीरे धीरे सरलता जटिलता बढ़ती है। उसको उन्होंने सरल साधारण मिश्रित बहुखंडी समाज कहा है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जो दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज है, ये आज का समाज, उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े नगर और राजधानियां हैं, ये सब दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज के उदाहरण हैं। तो प्रश्न यह है कि किसने समाज का चार प्रकार का वर्गीकरण, सरल समाज, बहुखंडीय समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडी समाज और दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज के रूप में किया है? तो इमाइल दुर्खिम। एकता के आधार पर हमने पहले ही बताया कि दो रूपों में समाज का वर्गीकरण किया है, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। तो इस तरह से उन्होंने श्रम विभाजन की जो बात किया। हम अगले सिद्धांत की यदि बात करें तो हम इनके दूसरे सिद्धांत की बात करेंगे, आत्महत्या का, आत्महत्या का सिद्धांत। इसको उन्होंने अपनी पुस्तक द सुसाइड में
आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। और इनसे पहले आत्महत्या को एक मनोवैज्ञानिक घटना मानी जाती थी और मनोविज्ञान के विषय अध्ययन का विषय समझा जाता था, लेकिन उन्होंने सबसे पहली बार कहा कि जो यह आत्महत्या है यह एक सामाजिक घटना है, यह व्यक्तिगत घटना नहीं है, यह एक सामाजिक घटना है और इसके लिए समाज उत्तरदायी है, व्यक्ति नहीं बल्कि समाज उत्तरदायी है। और उन्होंने सामाजिक घटना मानते हुए कहा कि इसके समाज ही व्यक्ति के सामने ऐसा दबाव बनाता है, ऐसा दबाव, एक ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है कि वह आत्महत्या कर लेता है। इसलिए उन्होंने समाज को ही आत्महत्या को व्यक्तिगत घटना न मानते हुए सामाजिक घटना माना है। और उन्होंने आत्महत्या के 4 प्रकार बताए हैं। अभी तक हम लोग आत्महत्या के 3 प्रकार समझते थे, 3 उनके मुख्य प्रकार हैं। अमूमन आपको कई पुस्तकों में आपको 3 प्रकार दिख जाएगा, अहमवादी, परार्थवादी और एनोमिक या नियमहीन। लेकिन वास्तव में दुर्खिम ने 4 प्रकार की आत्महत्याओं का उल्लेख किया है। वो है अहमवादी, परार्थवादी, नियमहीन और भाग्यवादी या घातक, जिसको फैटलिस्टिक आत्महत्या कहते हैं। तो इन्होंने 4 प्रकार, अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, नियमहीन आत्महत्या और चौथा भाग्यवादी या कहीं कहीं घातक भी किसी पुस्तक में आपको मिलेगा, भाग्यवादी या घातक आत्महत्या। इस 4 प्रकार की आत्महत्या को उल्लेख किया। दुर्खिम ने कहा कि जब व्यक्ति को के अहम को चोट लगती है, उसको लगता है कि समाज में हमारी अब कोई आवश्यकता नहीं, हमारा कोई सम्मान नहीं है, तो उसको अहम को ठेस पहुंचती है और वो आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार की आत्महत्या को उन्होंने अहमवादी आत्महत्या कहा है। दूसरा उन्होंने कहा परार्थवादी। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है, यहाँ अहमवादी आत्महत्या व्यक्ति अपने को समाज से कटा हुआ अलग महसूस करता है। परार्थवादी आत्महत्या में बिल्कुल समाज से बहुत करीब से जुड़ा होता है और उसको लगता है कि अगर हमारे जान देने से, हम उसको पता है कि हमारी जान जा सकती है, उसको लगता है कि हमारे जान देने से भी समाज का भला हो सकता है, तो वो जान दे रहा। जैसे मानिए कोई शिप है, डूबने वाली है, उस पर जो कैप्टन है वो चाहे तो कूद करके जान बचा सकता है, लेकिन वो डूब के मर जाना पसंद करता है, लेकिन उस नाव को, शिप को छोड़ करके कूदता नहीं। या सैनिक है, युद्ध में जाता है, उसको पता है कि हमारी मौत हो जाएगी, लेकिन अपने देश हित में हंसते हंसते अपने प्राणों को नछावर कर देता है। ऐसी आत्महत्या को दुर्खिम ने परार्थवादी आत्महत्या कहा है। तीसरा जो उन्होंने कहा एनोमिक हत्या नियम ही, तो जब समाज में व्यवस्था जो है ठीक से काम न कर, छिन्न भिन्न हो जाए, और उस प्रकार जब कोई आत्महत्या करता है, जैसे कि उन्होंने कहा विदर्भ के किसानों की आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या, व्यापारियों द्वारा की गई आत्महत्या, इस सब को उन्होंने कहा कि जब समाज में नियंत्रण कमजोर पड़ जाता है तो आदर्शहीनता की स्थिति आती है और नियमहीन आत्महत्या लोग करते हैं। और चौथा क्या घातक या भाग्यवादी आत्महत्या, फैटिस्टिक सुसाइड, उसने क्या कहा कि जब समाज में इतना नियंत्रण इतना कठोर हो जाता है कि जिसको बर्दाश्त करना व्यक्ति के बस की बात है, उसको लगता है कि हमको यहाँ रह पाना कठिनाई महसूस हो, कठिन है, तो वह व्यक्ति ऊब करके आत्महत्या कर लेता है। इसको घातक या भाग्यवादी आत्महत्या कहते हैं। मुख्यतः 3 ही आत्महत्या का उल्लेख हर जगह मिलता है, लेकिन उन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्या का उल्लेख किया है। फिर उन्होंने कुछ निष्कर्ष दिया है अपने अध्ययनों के आधार पर। उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण लोगों की अपेक्षा शहरी लोग ज्यादा आत्महत्या करते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि विवाहित की अपेक्षा अविवाहित लोग ज्यादा आत्महत्या करते हैं। सिविलियन की अपेक्षा सैनिक ज्यादा आत्महत्या करते हैं। पुरुष की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा आत्महत्या करती हैं। और ये भी बताया कि ठंडी के मौसम की अपेक्षा गर्मी के मौसम में आत्महत्या की घटनाएं ज्यादा होती हैं। फिर हम बात करेंगे अब इनके दुर्खिम के अगले सिद्धांत की, वो है सामाजिक तथ्य। तो सामाजिक तथ्य की जहां तक बात है, तो उन्होंने अपनी पुस्तक
द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, इसी पुस्तक में उन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को दिया है और सामाजिक तथ्य को कहा कि एक वस्तु की तरह माना जाना चाहिए। और सामाजिक तथ्य को परिभाषित उन्होंने कहा कि सामाजिक तथ्य समाज में कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के वे तरीके हैं जिससे व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। अर्थात सामाजिक तथ्य जो है वह तथ्य हैं जो लोगों के कार्य करने, विचार करने, व्यवहार करने के ऐसे अभ्यस्त तरीके हैं जिसके अनुसार व्यक्ति से बाहर है और जिसे मानने के लिए व्यक्ति बाध्य होते हैं। इस तरह से उन्होंने जो सामाजिक तथ्य है उसकी 5 प्रमुख विशेषता बताई है। पहली विशेषता उन्होंने कहा है बाह्यता, दूसरी विशेषता उन्होंने बताया है बाध्यता, तीसरी विशेषता उन्होंने बताया है सामान्यता, बाध्यता, सामान्यता, स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता। चौथी उन्होंने कहा स्वतंत्रता और पांचवी उन्होंने कहा सार्वभौमिकता। ये 5 विशेषता उन्होंने बताया सामाजिक तथ्यों की। बाह्यता में उन्होंने कहा कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाह्य होते हैं, अर्थात व्यक्ति उससे नियंत्रित होता है, उसको बदल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि यह इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसके अनुसार व्यक्ति को आचरण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। दूसरी विशेषता क्या है? बाध्यता। तो व्यक्ति चाह करके भी सामाजिक तथ्यों के विपरीत नहीं जा सकता, सामाजिक तथ्यों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए वो बाध्य होता है। तीसरी विशेषता है स्वतंत्रता। तो सामान्यता का मतलब क्या होता है कि सामाजिक तथ्य जो है सभी व्यक्तियों के लिए एक समान रूप से लागू होते हैं, सभी लोगों को उसको मानना पड़ता है, सब पे सामाजिक तथ्य एक समान समाज के नियम लागू होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता में उन्होंने बताया है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत अभिरुचि से वो स्वतंत्र है, आपकी इच्छा है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको मानना पड़ेगा, इसलिए उसमें वो व्यक्ति के नियंत्रण से स्वतंत्र है। और सार्वभौमिकता का तात्पर्य है कि सामाजिक तथ्य समाज की सार्वभौमिक विशेषता है, सभी समाजों में पाई जाती है। इसके बाद उन्होंने फिर सामूहिक चेतना की बात की। सामूहिक चेतना के बारे में सामूहिक चेतना की बात की दुर्खिम ने। सामूहिक चेतना को भी अपनी पुस्तक किसी रूल्स ऑफ सोसाइटी मेथड में सामूहिक चेतना की बात किया। उन्होंने कहा कि इसका निर्माण व्यक्ति की चेतना से होता है, लेकिन जब कई व्यक्तियों की व्यक्तिगत चेतना परस्पर घुल मिल जाती है तो वह सामूहिक चेतना में बदल जाती है। दुर्खिम कहते हैं कि जब कई व्यक्तियों की व्यक्तिगत चेतना मिश्रित और संयुक्त हो जाती है, इसी के आधार पर सामूहिक चेतना का निर्माण होता है। और उन्होंने कहा कि जब सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति किसी प्रतीक के माध्यम से होने लगती है तो वही सामूहिक चेतना सामूहिक प्रतिनिधान बन जाता है। वही सामूहिक चेतना जिसकी की अभिव्यक्ति किसी प्रतीक के माध्यम से होने लगती है तो सामूहिक प्रतिनिधान में, जैसे राष्ट्रीय झंडा जो है सामूहिक प्रतिनिधान का उदाहरण है। और मैंने पहले भी बताया परिभाषा के बाद कि समाज, तो दुर्खिम ने कहा कि समाज शास्त्र एक सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। दुर्खिम ने कहा कि समाज शास्त्र एक सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधान का मतलब माना कि यह जो इसको उन्होंने सामूहिक प्रतिनिधानों का ही विज्ञान समाजशास्त्र को कहा है। और हम बात करेंगे अब दुर्खिम के अंतिम सिद्धांत की, वह धर्म का सामाजिक सिद्धांत। तो दुर्खिम ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप का अध्ययन किया। इसलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन करते हुए कहा कि टोटमवाद जो है यही धार्मिक जीवन का प्रारंभिक स्वरूप है। क्योंकि हालांकि टोटम की बात जे लॉन्ग ने पहले किया था, लेकिन टोटमवाद के आधार पर धर्म की उत्पत्ति की बात दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन के आधार पर बताया है। और उन्होंने
अपने सिद्धांत को देते समय जीववाद और प्रकृतिवाद, पूर्व के जो सिद्धांत धर्म की उत्पत्ति के थे उनकी आलोचना करते हुए कहा है कि टोटम ही प्रारंभिक स्वरूप है, और उन्होंने इस तरह से प्रारंभिक वस्तुओं को की भांति इसको उन्होंने दो भागों में बांटा है, अर्थात समाज में विद्यमान जो वस्तुएं हैं उनको दो भागों में बांटा, एक को कहा पवित्र और दूसरे को कहा अपवित्र। तो उन्होंने कहा कि यदि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित, उन्होंने वस्तुओं को दो भागों में दिया, पवित्र और अपवित्र में, और कहा क्या धर्म के संबंध में कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की व्यवस्था है जो उन पर विश्वास करने वाले लोगों को एक नैतिक समुदाय में जोड़ती है। और भी उनकी महत्वपूर्ण कुछ विशेषताएं हैं, जैसे उन्होंने कहा कि समाज ही वास्तविक देवता है, समाज ही वास्तविक देवता है। फिर उन्होंने कहा कि स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमान्वित समाज है। इसके बाद अब हम बात करेंगे उन मुख्य परिभाषाओं की जो अभी तक परीक्षाओं में आ चुकी हैं, दुर्खिम से संबंधित उन परिभाषाओं की थोड़ी सी चर्चा हो जाए। तो देखिए 2000 में यदि हम बात करें उनकी परिभाषाओं में, तो सन 2000 में दुर्खिम की जो परिभाषा आई हुई है वो परिभाषा है महत्वपूर्ण प्रश्नों में सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पहला आया हुआ है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया है? दो 2000 में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है। दो बार सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दुर्खिम का है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी दुर्खिम है। यह परीक्षा में यह भी दो बार सन 2000 में प्लस 2021 में आया हुआ प्रश्न है। अगला है किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना? किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना? यह भी दुर्खिम का परिभाषा, दुर्खिम नहीं माना है, और यह आया हुआ है 2000 सन 2000 की पीजीटी की परीक्षा में। अगला प्रश्न है कि दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है। तो देखिए दुर्खिम ने आत्महत्या के लिए सामाजिक कारणों के आधार पर आत्महत्या की व्याख्या की है। और अगला प्रश्न है कि मिलान करने का था, कोई अवधारणा थी उसमें सामाजिक तथ्य की भी अवधारणा थी। सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दिया है? तो आप जानते हैं सामाजिक तथ्य की अवधारणा भी दुर्खिम की है। और यह प्रश्न भी आपका दो बार सन 2000 में मिलान वाले में और प्लस 2005 में मिलान का प्रश्न है कि श्रम विभाजन, सामाजिक तथ्य, सावयी यांत्रिक एकता, इस तरह से या सैनिक औद्योगिक समाज दे देगा, तीनों नियम दे देगा, उसमें मिलान करना था। तो उसमें सामाजिक तथ्य दुर्खिम का इस तरह से मिलान वाले प्रश्न में भी 2000 में 2005 में आया हुआ है। 2003 में कोई प्रश्न नहीं आया था, लेकिन 2004 में फिर प्रश्न आया हुआ है दुर्खिम से कि सती होना किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? सती होना किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? तो देखिए सती होना ये परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण है, परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण है। और यह प्रश्न भी सन 2004 में और 2009 में दो बार आया हुआ प्रश्न है कि सती होना किसका उदाहरण है, किस प्रकार का? तो परार्थवादी। फिर आया है कि श्रम विभाजन का सिद्धांत, मिलान करने वाले प्रश्नों में तमाम सिद्धांत दिया है, उसमें एक श्रम विभाजन का भी सिद्धांत दिया है। किसने दिया है? तो श्रम विभाजन का सिद्धांत आप जानते हैं किसका है? दुर्खिम का, भी चर्चा हो चुकी है। फिर आया हुआ है
जनसंख्या का गतिशील घनत्व की बात की। जनसंख्या के गतिशील घनत्व की बात किसने की? ये भी 2004 में आया हुआ है, ये भी दुर्खिम का है। इसके बाद 2009 में प्रश्न आया हुआ है कि मिलान वाला, तो फिर वही सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसकी है, तो ये भी दुर्खिम की है, 2009 में भी आ चुका फिर से। इसके बाद फिर 9 में आया कि किसको पहला अकादमिक समाजशास्त्री, किसको पहला अकादमिक समाजशास्त्री कहा जाता है? किसको पहला अकादमिक समाजशास्त्री कहा जाता है? तो यही भी है दुर्खिम। प्रश्न है 2009 की परीक्षा में आया हुआ, पीजीटी में। इसके बाद अगला प्रश्न आया हुआ है कि समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत किसने की है? तो यह भी दुर्खिम है। इन्होंने ही सबसे पहले काम किया इसमें प्रकार की बात करते हैं कि प्रकारवादी दृष्टिकोण से प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य को स्टार्ट करने का श्रेय किसी को है, तो इमाइल दुर्खिम को है। फिर अगला प्रश्न यह था कि किसने कहा कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? किसने कहा कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? किसने कहा कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? तो यह भी दुर्खिम का है और यह क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका 2009 में। अगला प्रश्न आया हुआ है कि दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या का कौन सा प्रकार नहीं है? तो अहमवादी, परार्थवादी और नियमहीन और घातक। उसमें उन्होंने सामाजिक आत्महत्या की बात नहीं की है, इसमें जोड़ा हुआ था। फिर प्रश्न आया कि यांत्रिक और सावयवी एकता की बात किसने किया है? तो यह भी दुर्खिम का। दुर्खिम ने ही यांत्रिक और सावयवी एकता की बात की है, यांत्रिक और सावयवी एकता की बात की है, तो यहां भी दुर्खिम हो गए। ये 2009 का प्रश्न है, दुर्खिम परिभाषा है। फिर किसने कहा कि समाज ही वास्तविक देवता है? तो ये भी दुर्खिम का है, 10 में वो प्रश्न है। फिर आया था कि दमनकारी और प्रतिकारी कानून की बात किसने की है? तो हमने बताया था कि आंतरिक एकता वाले समाजों में दमनकारी कानून और सावयवी एकता वाले समाज में प्रतिकारी कानून की बात दुर्खिम करते हैं। 11 में आया कि समाजशास्त्र की प्रकृति के संबंध में दुर्खिम का क्या विचार? तुमने इसकी प्रकृति वैज्ञानिक बताया है। दुर्खिम के अनुसार मानव सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? सामाजिक संरचना से। फिर आया कि 11 में कि यांत्रिक और सावयवी समय की बात किसने की? तो दुर्खिम हो गए। फिर दुर्खिम के अनुसार आधुनिक विधि की मतलब आधुनिक समाज में किस प्रकार का विधि प्रचलित है? तो प्रतिकारी कानून प्रचलित है इस समय। फिर 16 में आया है कि समाजशास्त्र समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया? तो सामाजिक तथ्य की बात दुर्खिम करते हैं। फिर आया है कि धर्म वास्तविक है परंतु धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। किसने कहा? यह दुर्खिम है। हालांकि 2016 की परीक्षा में इस प्रश्न को फाल्स घोषित कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। फिर अगला प्रश्न आया था कि धर्म ऑस्ट्रेलिया की अरुणता जनजाति का अध्ययन किसने किया? तो हमने धर्म की उत्पत्ति के सामाजिक सिद्धांत में बताया था कि उन्होंने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फर्स्ट रिलीजियस लाइफ में ऑस्ट्रेलिया की अरुणता जनजाति के अध्ययन के आधार पर धर्म की उत्पत्ति टोटम वाक्य के आधार पर बताया है। फिर हम अगला क्वेश्चन 21 में तो 8 क्वेश्चन आया है। सेक्रेड और प्रेफरेंस ऑफ पवित्र और पवित्र की बात किसने किया? तो दुर्खिम। 21 का प्रश्न है एलिमेंट्री फर्स्ट रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दुर्खिम। फिर समाजशास्त्र में प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य की शुरुआत, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है, भी दुर्खिम ने किया है। आत्महत्या के प्रकारों का वर्गीकरण किसने किया? अहमवादी, परार्थवादी, नियमहीन 3 दिया था उसमें, हालांकि 4 प्रकार हमने आपको बताया दुर्खिम का है। फिर सामूहिक प्रतिज्ञान की धारणा किसकी है? आया था मिलान में, दुर्खिम। फिर आया था आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया? भी मिलान में आया था, भी दुर्खिम है। फिर आया था कि डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी पुस्तक के लेखक भी मिलान में आया था, कई पुस्तकों का नाम उसमें डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी था, दुर्खिम का था। फिर उन्होंने कहा कि पवित्र और यांत्रिक और सावयवी एकता के आधार पर सरल औद्योगिक समाजों का अंतर किसने किया है? ये भी दुर्खिम। चलो आज इतना ही, और शेष हम अगले
पार्ट में बात करेंगे। इससे पहले आप लोग इस चैनल को लाइक और शेयर करना भूलें और इंजॉय नॉलेज के साथ अपनी तैयारी में लगे रहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।